कोतारो तेन्यजी जापान में एक सामान्य हाई स्कूल छात्र स्कूल में एक लंबे दिन के बाद ताज़ा हवा के लिए रात में अपने इलाके की सड़कों पर घूमता है। वह खाड़ी के किनारे एक अजीब पेड़ की ओर जाता है और वहाँ एक लड़की को पाता है। कोतारो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे चाकू मार देती है। जैसे ही उसका खून उसके शरीर से बहने लगता है, कोतारो अपने कमरे में जागता है और लगभग अपनी कुर्सी से गिर जाता है। वह जिस व्यक्ति के बारे में उसने अभी सपना देखा, वह कौन हो सकता है, उसके बारे में सोचता है। जैसे ही वह अपने अजीब सपने में तर्क जोड़ने की कोशिश करता है, दरवाजे की घंटी बजती है। कोतारो दरवाजा खोलता है और देखता है कि मैडम रिकाको, उनकी पड़ोसी और बचपन के दोस्त की माँ कोठोरी अपनी बेटी को याद कर रही थी और कोतारो से मदद मांगती है ताकि वह उसे ढूंढ सके। कोतारो इस काम को संभालता है और कोठोरी को खोजने के लिए उनके क्षेत्र के पास के जंगल में जाना शुरू करता है। कोतारो कुछ समय तक जंगल में चलता रहता है, कोठोरी का नाम पुकारता रहता है, जब तक कि वह जंगल में एक अजीब प्राणी नहीं देख लेता। वह उसे नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हुए कुछ मीटर बाद वह कोठोरी को एक पेड़ के पास सोते हुए पाता है। उसे जगाने की कई असफल कोशिशों के बाद कोतारो आखिरकार यह तय करता है कि उसकी नींद में चलने की आदत का उपयोग करके उसे घर ले जाया जाए। जब वह घर पहुंचती है तो कोठोरी पूरी तरह से जाग जाती है और उसे घर पहुंचाने में मदद करने के लिए कोतारो का धन्यवाद करती है। मैडम रिकाको को अपनी बच्ची वापस मिल जाती है और कोतारो अपने घर लौट आता है, पर उसके रास्ते में वह हवा में कुछ बहुत अजीब देखता है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। सौभाग्य से वह घर पहुंच जाता है और खुद को सोने के लिए मजबूर करता है। कुछ मिनट बाद जब वह सो जाता है, एक अदृश्य शक्ति उसकी बालकनी का दरवाजा खोलती है और उसके कंबल के नीचे आकर उसकी कलाई पर चूम लेती है। कोतारो इस एहसास को महसूस करता है और झट से उठ बैठता है। अगले दिन कोतारो सामान्य रूप से स्कूल जाता है और उसकी कलाई पर अभी भी चुंबन का निशान होता है। स्कूल में कोतारो अपनी कक्षा के बदमाश से मिलता है। योशिनो कोतारो को तंग जगह पर पकड़ता है और बहुत परेशान हो जाता है। उसे पिछली रात की अपनी मांग याद नहीं आती। कोतारो अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद करता है कि योशिनो ने वास्तव में उसे एक दिन पहले द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बावजूद कोतारो इसे याद करने से इनकार करता है। चीजें गर्म होने लगती हैं, जब तक कि वर्ग प्रतिनिधि लूसिया उन्हें लड़ने और एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती। सभी वापस कक्षा में लौट जाते हैं, लेकिन योशिनो अभी भी कोतारो को चुनौती देता रहता है। एक और लड़की उनके बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के लिए आती है और योशिनो को कोतारो को मारने से रोकती है। बाकी का दिन स्कूल सामान्य रूप से चलता है। द्वारा रात होने पर कोतारो की नींद खुलती है और वह देखता है कि पिछली रात की वही लड़की भूत उसकी कलाई से खून चूस रही है। वह सोचने लगता है कि उसने किसी देवता को नाराज कर दिया है या कुछ ऐसा है जिससे उस पर यह अजीब श्राप आ गया है। अगले दिन जब कोतारो स्कूल जा रहा होता है, उसे एक लड़की पेड़ की शाखाओं के बीच फंसी हुई मिलती है। वह लड़की को बचाता है और पता चलता है कि वह वास्तव में एक नई छात्रा है और वह उनके स्कूल में उसका पहला दिन था। कोतारो उसे उसका बोझ उठाने में मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन यह बहुत भारी है उसके लिए। उससे महिला उसके चेहरे पर तनाव देखती है, इसलिए वह अपने सामान को उठा लेती है और स्कूल चली जाती है। कक्षा में कोतारो को पता चलता है कि स्थानांतरित छात्रा का नाम ओहोतोरी चिहाया है। आवश्यक परिचय के बाद ओहोतोरी को कोतारो के पास बैठने के लिए कहा गया। वही लड़का जिसने उसे पहले वृक्ष की शाखा में फंसे हुए देखा था। कोतारो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओहोतोरी उस पर हमला कर देती है। शुक्र है वह ऐसा करने से मना कर देती है और कक्षा सामान्य रूप से चलती रहती है। अवकाश के दौरान कोतारो को अनुशासन समिति की एक महिला मिलती है जो उसे हंसते हुए प्रांगण में उसके साथ दोपहर का भोजन करने की सजा देती है। कोतारो उस दिन उसके साथ खाने से मना कर देता है और वादा करता है कि वह किसी और समय ऐसा करेगा। बस फिर समाचार पत्र क्लब की इनो कोतारो से उसके स्कूल में पैसे देकर दाखिला लेने की अफवाहों के बारे में पूछताछ करने आती है। कोतारो से जानकारी प्राप्त करने के बाद इनोए चली जाती है और फर्श पर एक कागज का टुकड़ा गिरा देती है। कोतारो उस कागज के टुकड़े को उठाता है और महसूस करता है कि लड़की शायद उसके लिए वाकई में बुरी खबर हो सकती है। कोतारो वापस कक्षा में जाता है और कक्षा के बाद ओतोरी को स्कूल दिखाने के लिए कहता है। ओतोरी फिर से शर्मिंदा हो जाती है और कोतारो को छोड़कर किसी और से मिलने चली जाती है। ओतोरी एक और अजीब महिला से मिलती है जो उसे अच्छी तरह से जानती हुई लगती है। वे दोनों उसके नए स्कूल के बारे में कुछ बातें और उसे दोस्त बनाना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। अगले दिन स्कूल में इनोए कोतारो को पूरे स्कूल की गुप्त सेलिब्रिटी के बारे में बताती है। वह अकादमी की चुड़ैल है। चुड़ैल जो एक सामान्य छात्रा है, कभी कक्षा में नहीं आती और फिर भी स्कूल में सबको पीछे छोड़ देती है। कोतारो को पता चलता है कि उसका नाम सेनरी अकाने है और वह इनुए को उसे चुड़ैल खोजने में मदद करने के लिए आमंत्रित करता है। इनुए की पत्रकारिता की भावना उसे हाँ कहने की अनुमति देती है। उस दिन की कक्षा के बाद इनुए और कोतारो चुड़ैल की खोज शुरू करते हैं। जब वे अपनी समस्याओं से ब्रेक लेते हैं, सचू जो उनकी कक्षा का और छात्र है, कोतारो उन्हें एक नई किताब देता है जो गुप्त नेता के बारे में बताती है। कोतारो उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है और इनो के साथ अपनी खोज जारी रखता है। वे गुप्त समूह के एक अजीब सा अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं और वहां मौजूद पहले से रिकॉर्ड की गई कुछ आवाजों से थोड़ा डर जाते हैं। जो वे ढूंढ रहे थे उसे पाने के बाद वे
छोड़ दें। रात होने तक कोटारो अपने कमरे में बंद हो जाता है और लाइट्स काम नहीं कर रही होती हैं। वह कमरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। वह बालकनी के कांच के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अचानक भूत लड़की उसके बिस्तर पर चादरों पर दिखाई देती है और उसकी ओर बढ़ती है। कोटारो डर जाता है, लेकिन अंततः चीजें सामान्य हो जाती हैं। अगले दिन कोतारो एक ऑफिस में पहुंचता है और एक अजीब प्रश्नावली का पता चलता है। वह उसे पढ़ता है और फिर से हॉलवे में चला जाता है। वहां वह ओटोरी और इनुई को पाता है और उनके साथ अच्छी बातचीत करता है। इनुई ओटोरी और कोतारो के बीच बढ़ती केमिस्ट्री को महसूस करता है और उन्हें साथ रहने की सलाह देता है। उनकी मुलाकात के बाद कोतारो ओटोरी को उसकी साइकिल पर शहर ले जाता है। वे एक अद्भुत दोपहर साथ बिताते हैं। शाम तक वे एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और ओटोरी घर वापस चली जाती है। कोटारो को अकादमी से एक संदेश मिलता है जो उसे उस रात स्कूल लौटने के लिए कहता है। कोटारो जल्दी से स्कूल पहुंचता है और बोर्ड पर कुछ संकेतों द्वारा निर्देशित होता है। फिर अकादमी तय करता है कि उसे थोड़ी देर बाद उसका चेहरा दिखाएंगे। उसे देखकर कोटारो का दिमाग उसकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया देने लगता है, क्योंकि वह खुद को टुकड़ों में कटता हुआ देखता है। कोटारो वहां से भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल अपने गुलाबी रिबन उसे पकड़ने के लिए भेजती है। तो कोतारो थोड़ी देर के लिए चुड़ैल के रिबन से बचने में सफल होता है, जब तक कि वह उसे पकड़ नहीं लेती। कोतारो उठता है और आगे की ओर दौड़ता रहता है जब तक कि वह एक दरवाजे से नहीं टकरा जाता। कोतारो दरवाजा खोलता है और उसके पीछे वाले कमरे में चला जाता है। वहां एक छोटा जीव उसकी तरफ बढ़ता है और उससे उसका खून मांगता है। कोतारो उस जीव को जमीन पर पटक देता है। एक और छोटा प्राणी रुकता है और अपना नाम पोनी बताता है और दूसरा प्राणी गिल है। उनके साथ बात करते समय कोटारो को पता चलता है कि ये प्राणी असल में पिशाच चमगादड़ की तरह हैं, जो खून की तीव्र इच्छा रखते हैं। फिर कोटारो उनके साथ कमरे के माध्यम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए चलता है। कुछ और मीटर चलने के बाद वहां उन्हें एक जोरदार राक्षस सोता हुआ मिलता है। क्योंकि ये सो रहा है, उन्हें बस चुपचाप वहां से गुजरना होता है। दुर्भाग्यवश गिल कुछ शोर करता है और राक्षस जाग जाता है। एक बार जब वह उठता है तो राक्षस कोटारो के पीछे दौड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कोटारो राक्षस से बच निकलता है। जब वह उसकी कमजोरियों की तलाश कर रहा होता है, तब पहले से पीछा कर रही चुड़ैल पहुंचती है और राक्षस का अंत कर देती है। उसके हमले इतने जबरदस्त होते हैं कि परिणाम स्वरूप विस्फोट से आयाम फट जाता है। आके कोटारो स्कूल वापस आते हैं और एक पुतले के सामने गिरते हैं। वह पुतले को उठाते हैं और उसे एक अजीब कमरे में ले जाते हैं। वहां वह एक महिला से मिलता है जो उसे अपने रहस्यमय कमरे में स्वागत करती है। महिला अपना परिचय सेनरी एकेन ओकल्ट स्कूल की बदनाम नेता के रूप में देती है। क्लब कोटारो भी अपना परिचय देता है और उसे अपना प्रश्नावली दिखाता है। वह उसके उत्तरों की जांच करती है और सोचती है कि उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। कोटारो उससे कहता है कि उसे डर है कि उस पर किसी भयानक शक्ति का श्राप लग गया है। सेनरी उसे कुछ ताबीज और एक पेपर क्लिप देने का निर्णय करती है। वशीकरण कोतारो अनिच्छा से ताबीज और ताबीज प्राप्त करता है और अपने घर लौट जाता है। अपने एक सपने में कोतारो का ताबीज टोमो को मानव रूप में प्रकट होता है और अपना परिचय देता है। वह उससे वादा करती है कि वह उसकी रक्षा करेगी, इस शर्त पर कि जब वह उसकी रक्षा कर चुकी होगी तो वह उसके साथ एक डेट पर जाएगा। उसी रात जब वह सो रहा होता है तो वह छोटी लड़की फिर से उसके कमरे में आ जाती है और हमेशा की तरह उसकी कलाई पर चूसती है। लेकिन इस बार कोतारो की कलाई का स्वाद बहुत अजीब। छोटी महिला घृणा से उसे छोड़ देती है। अगले सुबह कोटारो को पिछली रात स्कूल के अन्य आयाम में उसके अनुभव की याद आती है। वह कक्षा में पहुंचता है और कोठौरी से इस घटना के बारे में बात करता है। कोठौरी उसे शांत करवाती है और सलाह देती है कि ऐसी बातों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना बंद कर दे। कोटारो आह भरता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। अपने लंच ब्रेक में कोटारो योशिनो के लिए एक फ्रूट पर्फे लाता है। योशिनो कोटारो की चालाकियों को भांप लेता है और समझ जाता है कि चालाक कोटारो ने पर्फे में गर्म सॉस डाला है और उससे प्रतिक्रिया चाहता है। वह पर्फे एक तरफ कर देता है और कोटारो से उसे लूसिया उनकी क्लास प्रतिनिधि के साथ बदलने को कहता है। महिला बदले गए पार्फे का एक कॉर्ड लेती है और उसे वास्तव में पसंद आता है। कोतारो आश्चर्य करता है और फैसला करता है कि वह भी एक कॉर्ड ले और खुद देखे कि पार्फे था या नहीं। तीखा एक टुकड़ा लेने के बाद उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि वह पर्फे बाहर निकाल देता है। पर्फे का मालिक बहुत गुस्से में आता है और कोटारो को मुक्का मार देता है। योशिनो बस हंसता है और अपना लंच खत्म करता है। उसके बाद कक्षा में लौट जाता है। लंच टाइम खत्म होने से पहले कोटारो पिछली बार वाली अनुशासनात्मक महिला को ढूंढता है। शिजू आंगन में एक पेड़ के नीचे और उसके पास शामिल हो जाती है। कोतारो उससे पूछता है कि वह पेड़ के नीचे क्यों डेरा डाले हुए है और शिजू उसे बताती है कि उसे पेड़ के नीचे शांति पसंद है। दोपहर के भोजन के बाद कोतारो सेनरी से मिलता है ताकि वह उसे पिछली रात के अपने अनुभव के बारे में बता सके। सेनरी टुमारो नामक उसके एक ताबीज से छुटकारा दिलाती है। इसके प्रतिशोध में कोतारो ने ऑनकल्ट की जांच करने का निर्णय लिया। एंक्लब
वो उससे पूछता है कि वे क्लब में क्या करते हैं। सेनरी उसे बताती है कि वे इतना कुछ नहीं करते। फिर वह उससे कहती है कि उसे साबित करना होगा कि उसकी भविष्यवाणियां वास्तविक हैं, इससे पहले कि वह उसे अपने शरीर को छूने दे। कोतारो, जिसने सेनरी पर तब से क्रश किया है जब से वह उससे मिला, उस रात घर सोने के लिए जाता है। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि लड़की फिर से उसके कमरे में उसकी कलाई चूसने के लिए आ गई। अगले दिन कोतारो सेनरी से टोमोको को उसकी जांच में शामिल होने देने के लिए कहता है। टीम सेनरी अनिच्छा से टोमोको को उसके साथ शामिल होने देती है और अगले दृश्य में वे ओकल्ट समूह के लिए एक ब्लॉग स्थापित करते हैं। उस रात अजीब लड़की कोटारो के बहुत करीब सोती है और उसे घूरती है। कोटारो ने गलती से उसे छू लिया। पता चलने पर कि यह नहीं था एक सपना, वह अपने बिस्तर से चौंक कर उठता है और दया की भीख मांगता है। अगले दिन कोटारो की मुलाकात रिसर्च क्लब के इनुई से होती है, जो उससे पूछताछ करता है कि उसने ओकल्ट क्लब में शामिल होने का कारण क्या है। कोटारो उसे आधा अधूरा कारण बताता है और अपना दिन जारी रखता है। इसके बाद वह शिजू को पाता है और उसे बाकी टीम से मिलवाता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है, शिजू को लूसिया से कॉल आती है। कोतारो उसे लूसिया से फोन पर बात करने के लिए अनुचित शब्द कहता है। उसे नहीं पता होता कि लूसिया वास्तव में कोने के पास थी और उसके गलती करने का इंतजार कर रही थी ताकि वह पारफिट घटना का बदला ले सके। अपने बदले के बाद लूसिया ने फैसला किया कि वह उसके टीम में शामिल होगी ताकि वह शिजू के करीब रह सके और उसकी देखभाल कर सके। कोटारो के जीवन में कुछ और बेतरतीब चीजें होती हैं। उस समय वह निर्णय लेता है कि वह एक उत्साही व्यक्ति बनेगा जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, बजाय इसके कि वह पहले जैसा अकेला और उदास व्यक्ति बनना चाहता था। लड़की रात में उसे दिखाई देती है, देखती है कि कोटारो अपने दोस्तों के साथ खुशी और जीवन से भरे हुए अपने दिन के बाकी हिस्से बिताता है। एक खूबसूरत सुबह कोटारो उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। स्कूल में उसे कुछ समिति नेताओं को हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें कहते हुए सुनने का मौका मिलता है, जो करीब आ रहा है। पहले कुछ नेता बहुत घबरा जाते हैं और उनके मुंह से अनाप शनाप बातें निकलती रहती हैं। आखिरकार भयानक क्षण जल्दी ही खत्म हो जाते हैं और कोटारो की मुलाकात उसके प्रतिद्वंद्वी योशिनो से गलियारे में होती है। अपेक्षानुसार योशिनो कोटारो को नजरअंदाज करता है और चलता रहता है। हालांकि कोटारो इसे सह लेता है और हार्वेस्ट फेस्टा के लिए आगे देखता रहता है। बाद में वह ओकल्ट क्लब पहुंचता है और सेनरी को उसके कमरे में अपने स्कूल के नए सदस्य साकुया के साथ। जैसे ही वह अपनी असली पहचान बताने वाला होता है, ओतोरी उन्हें रोककर अपने भाई साकुया ओतोरी का स्वागत करती है। उसकी असली पहचान पता चलने के बाद कोतारो साकुया और उसकी बहन को चिढ़ाता है। जब वह आखिरकार कक्षा के लिए निकलता है, साकुया कोतारो के प्रति अपनी नफरत जाहिर करता है। इन क्लास में कोतारो सोचता है कि क्या ओतोरी किसी संभ्रांत परिवार से संबंधित है या नहीं। वह उसकी ओर देखता है और उसे हर चीज में उलझते हुए पाता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसके लिए ऐसा होना संभव नहीं है। उत्कृष्ट व्यक्ति वह शरारती मोड में बदल जाता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को फिर से अपने ड्रैगन मोड के साथ सताता है। क्लास के बाद कोटारो अपनी टीम सदस्यों के साथ ओकल्ट क्लब की जांच जारी रखने के लिए शामिल होता है। थोड़ी जानकारी देखने के बाद वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए एक सुचिनोको प्राणी खोजने की जरूरत है। अगले दृश्य में कोतारो और अन्य महिलाएं स्कूल के बगीचे में उस जीव की खोज करती हैं। कोतारो गलती से लूसिया के नितंब को छू लेता है। लूसिया का चेहरा बहुत लाल हो जाता है और वह उसे जोर से मार देती है। तभी सुचिनोको जीव अपना चेहरा दिखाता है और सभी उसका पीछा करते हैं। अंततः कोठोरी उसे पकड़ लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से एक यूएमओ शिकारी को बाहर खींच लेती है जिसका नाम त्सुकुमो। समूह उसे पूछता है कि उसका वहाँ मिशन क्या था और वह उन्हें बताती है कि उसे त्सुचिनोको पर इनाम पाना था ताकि वह महंगे सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा जुटा सके। कोतारो की टीम उसे जाने देती है और अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आती है। कोतारो फिर से स्कूल के प्रांगण में बड़े पेड़ के नीचे शिजू के साथ दोपहर का भोजन करता है। शिजू कुछ भुना हुआ सॉरी खाती है और देने से इनकार करती है। कोटारो उसे समझता है और शिजू से उसके आई पैच के बारे में पूछता है, ये सोचकर कि यह खराब आंख को ढक रहा था। शिजू इसे हटाती है और कोटारो को अपनी खूबसूरत दाहिनी आंख दिखाती है। कोटारो आंख की तारीफ करता है और शिजू के चेहरे पर लज्जा छोड़ देता है। दोपहर के भोजन के बाद कोटारो अपनी सोडा की कैन खत्म करता है। लूसिया अचानक उस पर कूद पड़ती है और उसे स्कूल के कचरे के डिब्बे में सभी सोडा के डिब्बे कुचलने और उन्हें वापस डिब्बे में रखने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वह पूरा करता है, वह उसे ग्लोबल वार्मिंग और कुछ महासागर के बढ़ने के बारे में एक लेक्चर देती है। अंत में कोतारो उसे परेशान कर देता है और फिर से पिट जाता है। उस रात जब कोतारो घर लौट रहा होता है, वह एक आवासीय इमारत की छत पर उस छोटी महिला को पाता है और उसका पीछा करता है। इस दौरान वह पहली बार शो के शुरू होने के बाद अपनी गुप्त शक्ति का उपयोग करता है और अपने शरीर को फिर से लिखता है ताकि उसे सुपर बना सके। मजबूत वह इमारतों पर कूदता है और लड़की का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे खो देता है। कोटारो एक इमारत पर खड़ा होता है
और देखता है कि उसी छत पर एक शिकारी अपने शिकारी कुत्ते के साथ प्रकट होता है। कोटारो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और शिकारी कुत्ता उसका पीछा करता है। वह किसी तरह मेट्रो तक पहुंच जाता है और कुत्ता उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार शिकारी कुत्ता उसे पानी में खदेड़ देता है। जैसे ही कोटारो डूबता है, एक अज्ञात व्यक्ति पीछे से आता है और शिकारी कुत्ते को मार देता है। हाउंड। अगली बार जब कोटारो अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को दो के साथ एक देर रात के फूड स्टैंड पर पाता है। वह सभी आवश्यक प्रश्न पूछता है और पुरुष उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे अपने शिकार का शिकार बनने से बचाया। एक शख्स खुद को ऐसाका के रूप में परिचित कराता है और दूसरा टोर्नेटी। शिजू आश्चर्यजनक रूप से रेमन स्टैंड पर पहुंचती है और अपने लिए खाने का ऑर्डर देती है। जल्द ही अन्य ग्राहक आते हैं और स्वादिष्ट रेमन का आनंद लेते हैं। कोटारो रात को बहुत देर से घर लौटता है और रास्ते में सकुया को पाता है। जाहिर है सकुया चिहाया ओतोरी के लिए आइसक्रीम लेने गया था। इस बार कोटारो उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। चिहाया के बटलर के बारे में। एक दोपहर जब वह लंच कर रही थी, शिजू को अपने माता पिता के साथ बिताए गए अच्छे समय की यादें आती हैं और वह चाहती है कि वे उसके साथ हों। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह कोटारो को देखती है, जो उससे साथ में खाने के लिए कहता है। उसके साथ दोनों ने एक बहुत ही दिल से भरा खाना साथ लिया, जब तक कि घंटी उनके लंच ब्रेक को समाप्त नहीं कर देती। उनके एक क्लास के बाद कोटारो अपने खोजी समूह के पास वापस जाता है ताकि उन्हें उस रेमन शॉप के बारे में बता सके जहां वह उस रात उठा था। उसके साथ जाने के लिए अनिच्छा से सहमत होने के बाद कोटारो अपने लोगों को ठीक उसी जगह ले जाता है ताकि वे उसे देख सकें। दुर्भाग्यवश उसके लिए वह जगह खाली थी। कोटारो उन्हें थोड़ा और रुकने के लिए समय खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल से कोटारो अपने घर की ओर सड़कों पर चलता है। वह एक लाल बालों वाले आदमी से टकराता है जो उसे पहचानता हुआ लगता है। वह आदमी अपना परिचय देता है और गली में घूम रहे लड़कों के बारे में कोटारो को चेतावनी देता है। हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी बदनसीब आत्मा पर हमला करने और तंग करने के लिए। कोटारो उसकी सलाह मानने से इनकार करता है और सीधे निषिद्ध गली में चला जाता है। वहाँ वह उन लड़कों से मिलता है जिनके बारे में लाल बालों वाले आदमी ने चेतावनी दी थी। लड़के लगभग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि कोटारो का किसी तरह से गली का राजा योशिनो से संबंध है। जैसा कि पता चलता है, योशिनो ने उन गलियों को आतंकित किया था और अकेले ही उन्हें अच्छे लोगों में बदल दिया। जब उनसे पूछा गया कि वह क्या चाहता है, तो कोटारो उन्हें वह दुकान बताता है जिसे वह खोज रहा है और वे उसकी मदद करते हैं। जल्द ही कोटारो दुकान पर पहुंचता है और शिजू को उसके साथ पाता है। कोटारो बटलर से परिचय करवाता है और बताता है कि वह जंगली अज्ञात जानवरों की खोज में आया है। बटलर उसे जंगली जानवरों की तस्वीरों का एक गुच्छा देता है और उनका खाना जारी रखने के लिए चला जाता है। कोटारो और शिजू अपना खाना खत्म करते हैं और स्कूल वापस लौटते हैं। वहाँ कोटारो सेनरी को जंगली जानवरों की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करती है और अपने वीडियो गेम खेलती रहती है। शिजू कोटारो से पहले दिन खरीदी गई सीडी सुनने के लिए प्लेयर मांगती है। कोटारो शिजू को अपने घर ले जाता है ताकि वह उसका रिकॉर्ड प्लेयर इस्तेमाल करके उसे सुन सके। सीडी। थोड़ी देर बाद वे स्कूल वापस जाते हैं और कोटारो को एक भूतिया लड़की के बारे में सोचते हुए देखा जाता है जो रात में उससे मिलने आती है। जब वह उसके देखभाल का तरीका सोच रहा होता है, भूत लड़की कोटारो की कक्षा में आ जाती है। चूंकि वह एक भूत थी जिसे केवल कोटारो देख सकता था, सभी सोचने लगे कि दरवाजे अचानक क्यों खुल गए। भूत फिर से कोटारो की कलाई से खून चूसती है और कक्षा से बाहर निकल जाती है। कक्षा खत्म होने के बाद कोटारो तुरंत सेनरी के पास जाता है उसे घाव दिखाने। हालांकि शिजू उसे रास्ते में रोकती है और उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। कोटारो इसके लिए मान जाता है और थोड़ी ही देर में वह शिजू और उसके ड्राइवर के साथ कार में बैठ जाता है ताकि शिजू के असली घर जा सके। जब वे वहां पहुंचते हैं, ड्राइवर शिजू और कोटारो को अकेले समय बिताने की अनुमति देता है। कोटारो को पता चलता है कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए वे सभी उनमें से कम एक माता पिता के घर वापस आने का इंतजार करते हैं। जब तक शाम के समय शिजू की माँ की तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति पास से गुजरता है और अपनी बेटी को पहचानने में असफल हो जाता है। क्या हुआ? कोटारो शिजू के माता पिता से कुछ बात समझाने की कोशिश करता है जब उसके पिता लौटते हैं, लेकिन शिजू उसे अपने साथ खींच लेती है और ले जाती है। कोटारो उससे पूछता है कि उसके माता पिता उसे क्यों नहीं पहचानते, लेकिन वह उसे बताती है कि उसके पास लोगों को उसे भूल गए। पता चला उसकी बहुरंगी दाहिनी आंख सिर्फ उसी कारण से है। फिर शिजू कोटारो को अपने छोटे जीवन के बारे में बताती है। वह उसे उस समय के बारे में बताती है जब उसके माता पिता ने उनके रहने के लिए एक नया घर खरीदा था। वे सब खुश थे जब तक कि असंभव नहीं हो गया और घर जल गया। जैसे ही उसके माता पिता बेहोश पड़े हैं, शिजू अपने दाहिने नेत्र पहले से ही नष्ट हो जाने के साथ उनके पास जाती है और अपने माता पिता के शरीर में सारी पीड़ा दूर जाने की कामना करती है। हालांकि जब वह अस्पताल पहुंची, तब तक दाहिनी आंख पहले ही विकसित होकर आज की बहुरंगी आंख बन चुकी थी। घटना के कुछ महीनों बाद शिजू की मां अपनी बेटी से और अधिक दूर हो गईं। एक समय पर उन्होंने उसे एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिया और उसने सहमति जताई कि कुछ महीनों बाद ब्रेक के दौरान
शिजू घर आती है और पाती है कि उसके माता पिता फिर से लड़ रहे हैं, तो उसने किसी तरह से अपने माता पिता को अपनी यादें खोने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी कहानी बताने के बाद कोटारो और शिजू वापस कार में बैठते हैं और घर वापस जाते हैं। रास्ते में जब शिजू सो रही होती है, ड्राइवर उसे शिजू के बारे में सब कुछ बताता है, यह भी कि शिजू कितनी अमीर थी। कोतारो सब कुछ सुनता है और जब वह अपने घर पहुंचता है तो शिजू को जगाता है। वह उसे अलविदा कहता है और घर वापस चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लूसिया कुछ फूलों को छूने पर घबरा जाती है और असामान्य व्यवहार करती है। कोतारो उससे बात करता है और पता चलता है कि उसके पास भी कुछ छिपे हुए राज हैं जिन्हें वह उजागर नहीं कर सकती। स्कूल में अगली बार मिलने पर कोतारो लड़कियों को एक श्रापित महिला असाही के बारे में बताता है। हरुका, ऐसा लगता है कि उसे केवल छूने से अपने हाथों में झड़ से किसी भी जीवित चीज को मारने की क्षमता थी। कोटारो ने यह सुनिश्चित किया कि वह लड़कियों को उस पत्र के बारे में बताए जो उसे मेल बॉक्स में मिला था, जिसमें उस युवा लड़की के बारे में जांच करने से मना किया गया था, अन्यथा वह और उनकी पूरी टीम असाही के श्राप के अधीन हो जाएंगे। कोतारो पत्र को रहस्यमय समूह की नेता सेनरी के पास ले जाता है और उसे इसके बारे में बताता है। हालांकि वह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती और हमेशा की तरह अपने वीडियो गेम खेलना पसंद करती है। कोतारो खत्म करता है तो पूरे पत्र को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि लूसिया मौजूद नहीं थी। वह दोपहर के विश्राम के दौरान शिजू के साथ समय बिताता है, सोचते हुए कि लूसिया के साथ क्या गलत हो सकता है। उस दोपहर शिजू उसे लूसिया के पीछे की असली सच्चाई बताने का निर्णय लेती है। शाम तक कोतारो योशिनो को फोन करता है ताकि उससे प्राथमिक स्कूल के बारे में कुछ तथ्य पूछ सके। योशिनो कोतारो की कोई मदद नहीं करता। इसके बजाय वह चाहता है कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो कोतारो तुरंत पीछे हट जाए और यह कि वह उसके पीछे कांच टूटने का ध्यान रखे। कोतारो उसे धन्यवाद देता है और फोन काट देता है। रात होने पर कोटारो लूसिया को फोटोकॉपी मशीन का उपयोग करते हुए पाता है और बिना उसकी अनुमति के उसे उपयोग करने के लिए उसके पास जाता है। जब वह हो जाता है तो वह जानबूझकर एक प्रति मशीन में छोड़ देता है और लूसिया कॉपी पाती है और उसे गलियारे में वापस कर देती है। जैसे ही वह इसे लेने वाला होता है, उनके पास का कांच टूट जाता है। लूसिया जानने की कोशिश करती है कि क्या कोटारो वास्तव में उस अभिशाप पर विश्वास करता था या नहीं। हालांकि कोटारो कहता है कि सब ठीक है और अपने रास्ते पर चला जाता है। और कुछ मिनट बाद लूसिया भी घर जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूत मिलता है जो उससे उसकी शांति नहीं भंग करने की विनती करता है, या फिर उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो कहना बेहतर नहीं होगा। लूसिया जोर से चिल्लाती है और बस वहीं सड़क पर लेट जाती है। बाद में वह उठकर अपने कमरे में चली जाती है। भूत उसके पीछे आता है और उसे सांत्वना देता है। उस रात कोटारो की गूढ़ सभा के दौरान वह इनू को पाता है जो उसे एक पत्रकार द्वारा लिखी गई स्तंभ देता है जो शापित के बारे में है। लड़की असाही। पुराने दिनों की बात है। कोटारो घर वापस जाते समय कॉलम में लिखे शब्दों के बारे में सोचता है। क्योंकि बारिश हो रही थी, वह अपने पास खड़ी क्लास रिप को नहीं देख सका जो उसकी आत्मा में घूर रही थी। लूसिया, जो वास्तव में ग्रस्त है, कोटारो को चेतावनी देती है कि वह अपनी खोज को रोक दे ताकि वह अभिशापित न हो जाए। उसके जाने के बाद कोटारो लूसिया को घर ले जाता है। लूसिया रात में कुछ घंटे बाद जागती है और अंत में समझ जाती है कि क्या हुआ। वह कोटारो को अपनी शक्तियां दिखाने का निर्णय लेती है। वह उठती है, एक फूल उठाती है और उसे अपने नंगे हाथों में पकड़ती है। फूल मुरझा जाता है और कोतारो हैरान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि शिजू ने दोपहर के खाने के दौरान उससे क्या कहा था। लूसिया खुद से नफरत करती है और खुद को दोषी ठहराती है, लेकिन कोतारो उसके पास जाकर उसे छूना चाहता है। लूसिया उसे अपने नंगे हाथों से दूर धकेल देती है और खुद भी पीछे हट जाती है। उदास, उसे पता नहीं था उसने पहले ही कोतारो को छू लिया था और वह पहले ही संक्रमित हो चुका था। आगे कोतारो यह देखने का फैसला करता है कि आसाही का अनाथालय कहाँ था गया। वह त्यागी हुई अनाथालय पहुंचता है और पाता है कि लूसिया वास्तव में वहां उसका इंतजार कर रही थी। लूसिया उससे पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया और कोतारो उसे अपनी योजना शुरू से अंत तक बताता है। फिर लूसिया उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में फिर से बताती है और उसे खुद से दूर रहने की चेतावनी देती रहती है। जैसा कि वह बोलती है, कोतारो जहर के प्रभावों से बेहोश हो जाता है। लूसिया उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह सोचकर कि उसके जहर से वह मर जाएगा, लूसिया बहुत दुखी हो जाती है और जोर से रोने लगती है। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से कोटारो अपनी स्वयं की रीराइट शक्ति का उपयोग करता है और अपने शरीर को ऐसे बदल देता है जिससे वह जहर का प्रतिरोध कर सके। कुछ ही सेकंड में कोटारो सामान्य हो जाता है। वह लूसिया को थामता है और उससे कहता है कि अब वह अकेला महसूस न करे और कि वह उसके लिए वहाँ है। लूसिया बहुत भावुक हो जाती है और जोर से रोने लगती है। शुक्र है दोनों शहर में एक अस्पताल लौट आते हैं। लगता है कोटारो ठीक है। निशिको जियो, एक गुप्त संगठन गार्डियन की सदस्य, कोटारो को अपनी विशेष सुपर ह्यूमंस की टीम में शामिल होने का निमंत्रण देती है, जो पृथ्वी पर मंडराते खतरों से रक्षा करते हैं। वह उसे एक कुंजी के बारे में भी बताती है जिसके पीछे कुछ अपराधी लगे हैं।
अगर संभव हो तो दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखने वाली एक चाबी। कोटारो इसके बारे में थोड़ी देर सोचता है और इस शर्त पर उनके साथ जुड़ता है कि लूसिया उसके लिए दोपहर का खाना बनाएगी। अज्ञात दुर्भाग्यपूर्ण शिजू उनकी बातचीत पर कान लगा रही थी और उसने उन दोनों को हंसते हुए सुना। एक और अपनी नौकरानी की पोशाक में उसका दोपहर का खाना तैयार करने के बाद लूसिया कोतारो को अपहरण कर लेती है और उसे एक कक्षा में ले जाती है ताकि उसे अपनी अजीब बातें दिखा सके। वर्दी जब वह सुरक्षित होती है तो वह पट्टी हटा देती है और उसे अपनी पोशाक दिखाती है। कोटारो अजीब तरीके से उसकी ड्रेस की तारीफ करता है और ये लूसिया को इतना नर्वस कर देता है कि वह उसे छत तक मुक्का मार देती है। सारा हंगामा खत्म होने के बाद कोटारो बैठकर अपना लंच खाने लगता है, किंतु उसके हाथ भरे हुए हैं। जहर लूसिया का लंच वास्तव में काफी अच्छा स्वाद लग रहा है। जब वह अपना लंच खा रहा होता है वे लूसिया और शिजू के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। जाहिर है शिजू खुद को विषाक्त होने पर शरीर को ठीक करने के लिए दवाई बना सकती थी, इसीलिए लूसिया उसके आसपास बहुत सहज रहती थी और वही उसकी एकलौती दोस्त थी। कोतारो उसे और उत्साहवर्धन के शब्द कहता है और उसे फिर से शर्मिंदा कर देता है। दोपहर के खाने के बाद लूसिया वापस टीम के पास जाती है और ओहतोरी से पिछले दिन उसके साथ अजीब व्यवहार करने के लिए माफी मांगती है। ओहतोरी उसकी माफी स्वीकार करती है और उससे पूछती है कि वह कोटारो से इतना क्यों चिपक रही है। लूसिया बताती है कि वह कोटारो की बहुत समय से दोस्त रही है और इसलिए वह कोटारो को गले लगाती है और शिजू भी उसमें शामिल हो जाती है। अगला ऑनकल्ट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप पैरानॉर्मल प्राणियों को खोजने के लिए उनके अगले सुराग पर रवाना होता है। वे पहले एक कैंडी की दुकान पर जाते हैं और फिर एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां वे योशिनो को दुकान में एक पौराणिक तलवार के बारे में शेखी बघाड़ते हुए देखते हैं और गलती से उसे तोड़ देते हैं। फिर वे अपने क्षेत्र में कुछ अन्य मामलों पर जाते हैं और उन्हें सुलझाते हैं। दिन में एक पाउंड कोटारो और उनकी टीम अपने आधार पर वापस आ जाते हैं ताकि अपने विकल्पों पर विचार कर सकें। कोटारो टीम को उनका अगला सुराग दिखाते हैं जो उन्हें ऑनलाइन एक गुप्त ब्लॉग से मिला था। उनका अगला सुराग उन्हें जंगल में एक यात्रा करने के लिए ले जाता है ताकि कुछ अजीब चीजों की जांच की जा सके। पहले तो हर कोई उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। हालांकि कोटारो ने उस शनिवार को सभी को जंगल ले जाने का फैसला कर लिया। जब शनिवार आता है कोतारो कोठोरी के कुत्ते को अपने बॉडीगार्ड के रूप में रखता है और उसे उनके साथ ले जाता है। जब सभी लोग मौजूद होते हैं तो टीम जंगल में जाती है। अपने रास्ते में वे एक सुंदर छोटी जलधारा देखते हैं और उसे पीने वाले होते हैं। हालांकि लूसिया उन्हें रोक देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह पानी साफ नहीं हो सकता। टीम जंगल में गहराई तक आगे बढ़ती रहती है जब तक कि चीजें बदलने नहीं लगती। शिजू जंगल में एक अजीब प्राणी पाती है और उसका पीछा करती है जब तक वे सब जंगल के बीच में एक रंगीन नदी पर नहीं पहुंच जाते। तालाब से दूषित जल के विष की गंध आती है जिससे पानी का रंग बदल जाता है, यहाँ तक कि आसपास के सभी जीवन रूप भी मरे हुए थे। टीम उनका थोड़ा विश्लेषण करती है उससे पहले कि वे स्कूल वापस जाएं। वापस जाते समय कोतारो को चक्कर आने लगते हैं और अचानक एक जगह याद आती है जैसे कि वह पहले भी वहाँ रह चुका हो। तभी भूत लड़की उसके पीछे प्रकट होती है और उसे उस पेड़ तक ले जाती है जहाँ वह कई रात पहले अपने सपने में था। जैसे ही कोतारो को सपना याद आता है वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और उसकी टीम के सदस्य उसे उठा लेते हैं। शुक्र है उसे कोई चोट नहीं लगती है और वह सुरक्षित रूप से स्कूल वापस आ जाता है। उसी रात कोटारो उनके बॉडीगार्ड के साथ मिलकर स्कूल ब्लॉक लेक पर काम करता है जो ग्लोबल वार्मिंग और इसी तरह के विषय पर है। कोटारो की बॉडीगार्ड के साथ विचारोत्तेजक बातचीत होती है जब वह सुझाव देती है कि मानवों को दुनिया से हटा देना चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके। कोटारो बिना ज्यादा सोचे घर लौट आता है और अपनी चिंता को सोकर भुला देता है। अगले दिन कोतारो को इनु से एक कॉल आती है जिसमें वह अपने शोध में मिली एक दिलचस्प जानकारी के बारे में बताती है। कॉल के बाद कोतारो उठता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। इस स्कूल में कोटारो को पता चलता है कि इनु पिछले 3 दिनों से घर नहीं आई है। वह बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि वह कहाँ हो सकती है। इन्नु के गायब होने के कुछ दिन बाद स्कूल ने ऑकल्ट क्लब में सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। यह सुनकर कोतारो को बहुत गुस्सा आता है और वह उनसे पूछता है कि अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया। सेनरी उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि सबको इन्नु के ऑकल्ट क्लब के लिए सुराग खोजने की दीवानगी के बारे में पता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों ने उसके गायब होने को क्लब से जोड़ा। कोई इसे इन्नु को खो जाने के लिए मजबूर करने के दंड के रूप में सोच सकता है। कोटारो गुस्सा हो जाते हैं और टीम को अपने स्थान के लिए स्कूल में खड़े होने और लड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सभी चुप रहते हैं और उसे अपनी भड़ास निकालने देते हैं। जब वह समाप्त करते हैं महिलाएं उन्हें बताती हैं कि वे सभी वही महसूस करते हैं। किसी की लापरवाही के लिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोतारो सुझाव देते हैं कि उन्हें इनु को जंगल में ढूंढना चाहिए। सेनरी उससे कहती हैं कि यह थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी खोज रोक दी गई है। फिर भी ओकल्ट के सदस्य सभी तैयार होकर स्कूल के परिसर के बाहर इनु की तलाश के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ घंटे बाद उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता और वे हार मान लेते हैं। रात होते होते कोतारो अपनी घर वापसी के रास्ते में सकुया से मिलता है।
सकुया उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कोतारो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं तो खोज के समय बहुत सावधान रहें। कोतारो घर लौटते हैं और उसके शब्दों के बारे में सोचते हैं और अगले दिन टीम के साथ खोज जारी रखते हैं। अपनी खोज के दूसरे दिन उन्हें जंगल की जमीन पर कुछ अजीब निशान मिलते हैं। वे कुछ समय तक निशानों का पीछा करते हैं जब तक कि सारी महिलाएं एक बाथरूम ब्रेक नहीं ले लेती। अब कोतारो को जंगल में अकेला छोड़कर 30 मिनट बीत जाते हैं और लड़कियां अब भी अपने बाथरूम ब्रेक से वापस नहीं आई हैं। कोतारो अपने पैर फैलाने के लिए खड़ा होता है और देखता है कि एक अजीब व्यक्ति लबादा पहने जा रहा है। कोतारो उनका पीछा करता है और 3 शिकारी कुत्तों द्वारा घिर जाता है। कुत्ते उसे जोर शोर से पीछा करते हैं और उसे कहीं घेर लेते हैं। कोतारो अपने शरीर को फिर से लिखने की कोशिश करता है ताकि वह कुत्तों से अधिक मजबूत हो सके। हालांकि यह काम नहीं करता क्योंकि उसका शरीर अभी तक पूर्व पुनर्लेखन के अनुसार नहीं ढला है। कुत्तों में से एक उसके हाथ पर काटता है और कुछ अजीब होता है। कोतारो में वुल्वरिन ब्लेड्स विकसित हो जाते हैं और वह उनका उपयोग करके उनमें से एक को मार देता है। जब देखते हैं कि उनका मुखिया मर गया है तो बाकी भाग जाते हैं। तभी कोतारो को पता चलता है कि बाकी लड़कियां जंगल में कुछ अन्य मायावी जीव जिनको डेमंस कहते हैं के साथ परेशानी में हैं। कोतारो उनके साथ शामिल होकर उन्हें उन जानवरों को मारने में मदद करता है। लड़ाई के बाद कोतारो अपने हाथ की चोट से बेहोश हो जाता है। शिजू जल्दी से कोतारो के पास उसकी मदद करने के लिए दौड़ती है। वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है और फिर से जानवरों से लड़ने लगती है। कोतारो अन्य लड़कियों को ढूंढने का फैसला करता है। जंगल में वह रात होने तक जंगल के बीच में बाकी 3 लड़कियों को ढूंढ लेता है और उन्हें बाकी लोगों के पास लौटने के लिए कहता है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, एक और पौराणिक प्राणी उनके ऊपर प्रकट होता है और कोटोरी पर हमला करने के लिए अपनी जीभ से वार करता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोतारो बीच में आ जाता है और उसकी जीभ उसके हाथ में फंस जाती है। वह प्राणी उसे अपनी ओर खींचता है ताकि वह उससे निगल सके। हालांकि कोतारो अपनी वुल्वरिन नाखूनों को बाहर लाता है और उनका उपयोग ड्रैगन चीज से लड़ने के लिए करता है। वह थोड़ी देर तक उस चीज से लड़ता है जब तक भूत लड़की उसे निश्चित मौत से बचाने के लिए नहीं आती। ड्रैगन को हराने के बाद भूत लड़की कोतारो का सामना करती है और उसके चेहरे को काटने के लिए अपनी गुलाबी रिबन संरेखित करती है। कोतारो के लिए सौभाग्य से कोटोरी उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है। भूत लड़की बाद में कोतारो को छोड़कर जंगल की ओर लौट जाती है। कोटोरी कोतारो को आगे दूसरों के पास पहुंचने में मदद करती है। वहां पहुंचे पर कोतारो पाता है कि लड़कियों ने सभी दानवों को मार दिया है। हालांकि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा था क्योंकि लड़कियां एक दूसरे पर से विश्वास खोने लगी थीं। पता चला कि दानव सैंडी और ओतोरी की प्रकार से रक्षा कर रहे थे। पता चला कि वे शिजुए और लूसिया के दुश्मन थे जो बुरी कंपनी गाया के लिए काम किया। प्रकट क्लब की अध्यक्ष सेनकरी दानवों को बुलाने की बात स्वीकार करती है और लूसिया को हमला करने की चुनौती देती है। लूसिया बहुत नाराज हो जाती है और लूसिया की ओर झपटती है। हालांकि सकुया जंगल के पीछे से प्रकट होता है और दोनों लड़कियों को वापस शहर ले जाता है। कोतारो उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर जवाब दे जाता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद ओटोरी और सेनरी या रहस्यमयी क्लब के अन्य सदस्यों के बिना स्कूल सामान्य हो जाता है। योशिनो को कोतारो के आसपास अजीब वातावरण महसूस होता है और वह उससे पूछता है कि क्या गलत है। हालांकि कोतारो अपने दिल को मजबूत करता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि वह सोचता रहता है कि उसके नए दोस्तों और ओकल्ट क्लब का निकट भविष्य में क्या होगा। अंतरिक्ष चट्टान दूर आकाश गंगाओं से पृथ्वी की ओर आती है। एक धूप वाले दोपहर में कोतारो के घर में भूत लड़की खड़ी होती है जैसे किसी अजीब चीज का इंतजार कर रही हो। कुछ ही सेकंड में छोटी अंतरिक्ष चट्टान उसके सिर पर गिरती है और उसे बेहोश कर देती है। 3 दिन बाद लड़कियों के साथ हुई घटना के कोतारो का जीवन वापस उसी उबाऊ स्थिति में आ जाता है। वह अब एक सामान्य बच्चे की तरह स्कूल जाता है और लगातार अपने पुराने दोस्तों में से किसी एक से निकट भविष्य में सुनने का इंतजार करता है। भविष्य। एक दिन कक्षा के बाद योशिनो कोतारो से लड़कियों के बारे में पूछता है। कोतारो चेहरे पर एक भाव बनाए रखता है और उससे कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है। योशिनो आह भरता है और उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। उस रात कोतारो अंततः अपने वॉल्वरिन पंजों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। वह उन्हें बाहर लाता है और उनसे अपने जूते काटने की कोशिश करता है। हैरानी की बात है, पंजे काफी तेज हैं क्योंकि वे जूतों को काट देते हैं। कोतारो सोने की कोशिश करता है। हालांकि जब वह अपनी बालकनी का दरवाजा बंद करता है तो भूतिया लड़की पहली बार उससे संपर्क करती है और उसकी मदद मांगती है। अगले दिन स्कूल में कोतारो की होमरूम टीचर कक्षा को सूचित करती है कि इनु को ढूंढ लिया गया है और पास के शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कोतारो को राहत देता है जो यह मान रहा था कि इनु मर गया था। क्लास के बाद कोतारो स्कूल की इमारत के बालकनी पर आराम करने के लिए जाता है। शिजुए उससे विदाई कहने आती है और फिर अचानक से चली जाती है। उस रात कोतारो घर आता है और देखता है कि उसका पूरा घर उल्टा हो गया है। जैसे ही वह सोचता है कि क्या हुआ होगा, वह भूत की परिचित गुलाबी रिबन देखता है। लड़की। वह अपने कमरे में जाता है और वहाँ भूत लड़की को पाता है।
भूत लड़की अपना परिचय कागारी चान के रूप में देती है और कोतारो से कहती है कि वह एक भूत नहीं है। हालांकि उसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली है। वह कोतारो से कहती है कि वह खुद को खोजने के मिशन पर है ताकि वह फिर से पूरी हो सके, जो भी इसका मतलब हो। कोतारो उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है और वे रात साथ बिताते हैं। अगले दिन कोतारो कागारी को इंटरनेट से परिचित कराता है और उसे कुछ समय ऑनलाइन खेलने के लिए देता है जब वह स्कूल में होता है। कोतारो थका हुआ स्कूल पहुंचता है और एक अच्छे दिन की उम्मीद करता है। दुर्भाग्यवश उसके लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि कागारी ने पहले ही खुद को कोतारो के स्कूल योशिनो उसे क्लास में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। कोतारो उसे जल्दी से क्लास से बाहर ले जाता है एक शांत जगह पर। वहाँ कागारी उसे बताती है कि उसने इंटरनेट पर इंसानों और स्कूल के बारे में हर संभव जानकारी हासिल की है और वह होगी ठीक है। वह मनुष्य और उनके संबंधों के बारे में अपने विस्तृत ज्ञान पर गर्व करती रही, जिससे कोतारो को यह पता चल जाता है कि वह बिल्कुल भी इंसान नहीं थी। इसके बावजूद वह उसे स्कूल घुमाने का फैसला करता है। उनका पहला स्टॉप कैफेटेरिया होता है और कागरी कुछ पीने के बाद खुद को और कोतारो को शर्मिंदा करती है। पेको माफ। कोतारो को यह थोड़ा पसंद आने लगता है जब वह कागरी को स्कूल के पार्क में ले जाता है। वहाँ वह इनु को पाता है और उससे मिलने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। इनु उलझन में दिखती है और कोतारो से कहती है कि उसे अपना अतीत याद नहीं है। जो भी उसके साथ हुआ उसने उसकी यादें मिटा दी। कोतारो उसे बैठाता है और उसके साथ एक छोटी सी अच्छी बातचीत करता है। उसे इनु थोड़ी हंसती है और उसे एक मेमोरी कार्ड देती है और फिर उसे जाने देती है। कुछ घंटों के बाद जब अंधेरा हो चुका होता है, कागरी कोतारो के साथ घर पहुंच जाती है और जगह का मुआयना करती है। वह उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है और वह उसे उनके व्यस्त शोधकर्ता जीवन के बारे में बताता है। ऐसा लगता है कि उनके पास उसके लिए समय नहीं था। वे उसकी देखभाल करने के बजाय काम करना पसंद करते थे। उसी समय सेनरी एक बुजुर्ग महिला को व्हील चेयर में बैठक कक्ष में ले जाती है ताकि एक बैठक में हिस्सा ले सके जो कुंजी के बारे में है। जब बैठक चल रही होती है, वह बाहर जाती है और ओतोरी, चिहाया और साकुया से मिलती है। यह तिकड़ी आराम से बैठकर अपने ओकल्ट में बिताए समय के बारे में बातें करती है। क्लब चिया कोतारो और दूसरों के बारे में पूछती है। हालांकि सेनरी उसे बताती है कि उसके पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी जगह शिजुए और लूसिया उस जीव का पीछा करती हैं जिसने उसके माता पिता के घर को जला दिया था और बदला लेने के लिए उसे मार देती हैं। फिर वे दोनों शिजुए के दादाजी और निशिकुजन के साथ शामिल हो जाती हैं। उनके लक्ष्यों के बारे में बात करने के लिए ओटोरस और अन्य के विपरीत कोतारो इनु की याददाश्त खोने के रहस्य की जांच करता रहता है। कागेरी कोतारो को कोठोरी का एक संदेश दिखाती है। कोतारो उसका संदेश वापस करता है और वे दोनों एक दूसरे से अच्छी बातचीत करते हैं।